हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है विपिन सिंह फिजिक्स। तो नीट का एग्ज़ाम पास आने वाला है, 7 मई को एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम बचा है। क्या करना चाहिए जो बचा हुआ टाइम है उसमें? बहुत सारे बच्चे क्योंकि मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो थोड़ा सा एक ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम की डेट क्या है और एग्ज़ाम की डेट से पहले जो भी टाइम है उसमें हमें क्या कर लेना चाहिए बिना घबराए, बिना डरे, है ना। अफरा तफरी में नहीं, इधर उधर भाग रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, जितना टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उसमें अपनी सीखी हुई चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पर मेहनत करके जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर 100% सिलेबस नहीं कवर किया है, अगर आपने 80%, 90%, 95% जितना भी किया, उनमें से किनको ज़्यादा महत्व देना है, किन पर ज़्यादा फोकस करना है, एक बार देख लेते हैं कि नीट का एग्ज़ाम किस तरह से पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस किस चैप्टर से, किस किस यूनिट से एक्चुअली बनता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज, और खास करके मैं नीट 2023 का जो लेटेस्ट फॉर्मेट होने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो आपके पास हैं ही दिमाग में कि भाई बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। बायोलॉजी में भी दो दो पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन मुझे इतना देखने को मिला है, जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है आज तक नीट वाले बच्चों को पढ़ाने में या नीट वाले बच्चों से बात करने में, ये हरदम देखा है मैंने कि बायोलॉजी क्योंकि उनका कोर सब्जेक्ट है तो उसमें बायोलॉजी में जो बच्चे हैं वो कभी नहीं फेल होते। नीट के एग्ज़ाम में कोई भी आज तक बायोलॉजी सब्जेक्ट की वजह से फेल हुआ हो ऐसा नहीं देखने को मिला है। फेल होते हैं दो अदर सब्जेक्ट जो हैं उनमें, जो कि है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं, जिनको ज़्यादातर डर लगता है इन तीनों सब्जेक्ट में, वो है फिजिक्स। फिजिक्स से, है ना, थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं बच्चे, थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, नहीं आता। मैथ की प्रॉब्लम हो सकती है या ज़्यादातर देखा गया है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम रहती है बायोलॉजी वाले बच्चों में। बट ठीक है, थोड़ा सा अब तो टाइम आ चुका है कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या पढ़ लें, क्योंकि 7 मई को एग्ज़ाम है। कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और इतना कम समय है तो कैसे करें, थोड़ा सा स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, वेटेज देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, सिर्फ मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि मुझे फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर जो बॉटनी और जूलॉजी है उससे मेरा लेन देना कुछ नहीं है। बट फिर भी क्योंकि मैं नीट का कंप्लीट वेटेज बता रहा था तो मुझे लगा कि एक बार के लिए मैं फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी दोनों पार्टों को भी यहाँ पर आपको दिखा दूँ। तो अगर आप देखेंगे तो नीट का ये जो एक तरह से एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि अगर ये 100% है तो 100% में से बॉटनी के अंदर, बॉटनी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बॉटनी से क्या क्या, कैसे चैप्टर वाइज कैसे डिवीजन होता है, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो डार्क कलर दिख रहा है, डार्क कलर देख सकते हैं, ये कलर, ठीक है, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोर्शन में है। ग्रीन पार्ट आपका प्लांट है ना, फिजियोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें प्लांट रिप्रोडक्शन, वो भी काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो ये पार्ट में डिवाइडेड है कि कौन से यूनिट से कितना प्रश्न पूछा जाता है, उसके हिसाब से डिवाइडेड है। तो किस तरह से प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आते हैं, मुझे लिटरली मैं अगर बात करूँ तो मुझे बायोलॉजी के बारे में इतना कुछ खास पता है नहीं। बस हाँ, इसको देख के मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या मतलब कैसे आपको मतलब एक्सप्लेन करूं और ज़्यादा इसके अंदर, तो मुझे इसके अंदर वाली चीज़ें नहीं पता, इसलिए मैं फिजिक्स को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, लेकिन दिखा दे रहा हूं मैं ताकि आप इसको भी जानते रहें। इसके बाद अगर जूलॉजी की बात करें, बॉटनी के बाद जूलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी में भी आप देखेंगे चैप्टर के नाम, यहाँ पर चैप्टर का यूनिट के नाम एक तरह से चैप्टर वाइज से तो है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं अभी बात कर रहा हूँ मैं। फिर येलो पार्ट आपको दिख रहा है, येलो पार्ट आप देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहा है यहाँ पर। ग्रीन वाले पार्ट की बात करें तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आप देखते हैं। इसका हिंदी में अगर कोई बच्चा नाम जानना चाहता है तो बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। हालांकि इतना टफ नहीं होगा, मुझे लगता है कि चैप्टर के नाम तक तो इतना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर तो शर्म की बात है कि आपको अपने चैप्टर के नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं याद है। ठीक है, तो याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप अगर एमबीबीएस की लिए देख रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आपको जाके हिंदी बैकग्राउंड से भले हों आप, पढ़ना इंग्लिश में ही है सब। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रखें, रेडी रखें। और इसमें ऐसा कोई ऐसी इंग्लिश नहीं लिख गई है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ।
तो केमिस्ट्री की बात करने से पहले बायोलॉजी के जो परसेंटेज वाइज हम बात करें, इसको परसेंटेज में मैं बता देता हूं एक बार आपको। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इसकी मैं बात करूं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन इस यूनिट से एक्चुअली पूछे जाएंगे। और अगर मैं इसका बात करूं कि परसेंटेज कितना बनता है, अगर मैं आपको कहूं तो ये बनता है 10 to 15% पूरे बायोलॉजी में से, ठीक है। 10 से 15% क्वेश्चन, 10 से 15% का वेटेज होता है इसका, ठीक है। किसका वेटेज? पहले वाले की बात कर रहा है, इसका वेटेज। इसके बाद सेकंड बात करें, जैसे कि यहां पर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका परसेंटेज, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली 25 to 30% आप कह सकते हैं। 100% में से 25 to 30% का परसेंटेज इसका बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी मतलब कोशिका वगैरह है ना, कोशिका की संरचना वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 20 से 25% का इसका परसेंटेज बनता है आपके नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर इस यूनिट की बात करें तो लगभग 20 से 25% का इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20% इसका भी योगदान रहता है। तो आप देख सकते हैं कि काफी भारी मात्रा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे भी दो, क्योंकि बायोलॉजी और जूलॉजी दो पार्ट हो बॉटनी और जूलॉजी दो पार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे तो जेनेटिक्स में काफी सारे क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं 10 से 12 क्वेश्चन, और लगभग इसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ भी। तो ये दो यूनिट काफी बड़ी आपको देखने को मिल रही है। प्लांट फिजियोलॉजी भी अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा जो है यूनिट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आती है, जिसमें सबसे ज्यादा 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो ये आप 30 से 35% देखने को मिलेगा आपको, 32-35%, जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक कह सकते हैं कि अमाउंट है क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछा जाए, मतलब जितने भी यूनिट है सबसे ज्यादा किसी यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है नीट में तो वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसको जरूर आप गूगल कर लेना, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, बिल्कुल आपको एक स्पेलिंग भी दिख रही है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, भरोसा रखें, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं। इसके अगर परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज है बेटा 5 to 10% के आसपास यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो जहां तक मुझे देखने को मिलता है, जहां तक मैं जानता हूं, मैं अगर YouTube खोलता हूं और बायोलॉजी क्लास चल रही होती है तो देयर इज 90% चांस कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ा रहे होते हैं। पता नहीं क्या ऐसा मजा है, या बच्चे ऐसा क्यों इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसको पढ़ना चाहते हैं, जबकि इसका परसेंटेज अगर नीट में मैं देखूं तो आप देख सकते हैं 10% भी हार्डली पहुंच पाता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना क्यों पढ़ते हैं बच्चे, या क्यों पढ़ना चाहते हैं, कोई आइडिया नहीं मुझे। लेकिन यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले अगर बायोलॉजी क्लास चल रही है ना तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही देखने को मिलता है। और अगर नीट में आप परसेंटेज देखें तो बहुत कम है, जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। तो ध्यान इस प्रकार से देना चाहिए हमें, ओके। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। इस लास्ट यूनिट है ये। इस यूनिट से अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन है, जो कि 15 से 20% का इसका योगदान बनता है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो आपका 100% का ये जो डिवीज़न है हमने कर दिया है, और काफ़ी सही तरीके से हो गया। तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि आप बचे हुए दिनों में किस चैप्टर को हमें टारगेट करना है या किस यूनिट को हमें टारगेट करना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की। जाइंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, 3 बुक हो जाती हैं, फिजिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी डबल पार्ट में बांटा गया है, तो 6 पार्ट कर दिए हैं। हालांकि अगर आप 2-2 पार्ट में देखें, जैसे कि मैं बात करूं कि लेट्स से कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और 2 दोनों का अगर मैं मिला दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, इसको सिर्फ इनऑर्गेनिक आप बोलिए, इसको सिर्फ इनऑर्गेनिक बोलिए, मतलब लाल और नीला वाला, मतलब इन दोनों को मिला के एक पार्ट बोल लेते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक। तो देख सकते हैं कि लगभग 33% के आसपास अपने आप में हो जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, मतलब येलो वाला पार्ट और ये पर्पल वाला पार्ट, इन दोनों को मिला ले तो ये लगभग आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक से आता है, लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 45% के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और फिजिकल से भी काफ़ी ज़्यादा, हालांकि फिजिकल का पार्ट अगर देखें तो 2 पार्ट में ही डिवाइड है, लेकिन इसको आप फिजिकल पार्ट बोल सकते हैं कि तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तीनों काफ़ी ईजी हो जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और
फिजिकल में डिवीजन हो जाता है इसका। क्लियरली आप देख सकते हैं, अगर तीनों का डिवीजन में करके देखूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा योगदान होता है, 18 से 19 क्वेश्चन, बहुत बड़ा योगदान है। इसके परसेंटेज की बात कर लेते हैं, परसेंटेज में कितना है बेटा ये, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 40 से 45%, एज आई सेड 45% के आसपास का इसका योगदान है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका परसेंटेज अगर देखें तो 25 to 30% आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं, इससे तो कम ही है। ठीक है, और इसका और फिजिकल का लगभग बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल में 11 से 12 क्वेश्चन है, थोड़े से मतलब ये 19-20 होते रहते हैं दूसरे और तीसरे में। अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो लगभग बराबर ही क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये 25 से 30% इसका भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, 25 to 30% के आसपास ही आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो क्लियरली आपको इतना तो पता चल गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये जानना चाहता है कि डिटेल में अगर मुझे जानना हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिनॉल्स हैं, जो भी ईथर, ठीक है, तो उनको अगर जानना है आपको तो आपको मैं बता देता हूं ये सारे डेटा कहां से लिए गए। ये सारे डेटा जो मैंने लिए हैं यहां पर, ये सारे के सारे शिक्षा.com खोलिएगा और शिक्षा.com पर आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट वेबसाइट है, बढ़िया आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। हालांकि अभी आप नीट के लिए देखेंगे तो वेटेज भी आपको देखना है, चैप्टर वाइज वेटेज डाल देना बस। ठीक है, शिक्षा एक वेबसाइट, अगर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो तीसरा या चौथा नंबर पर ये वेबसाइट जरूर होगी। अगर 10 मतलब अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे शिक्षा नहीं बल्कि आप सर्च करें कि नीट का, ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ नीट। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज वेटेज सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले पे नहीं तो दूसरे पे, नहीं तो तीसरे पे, नहीं तो चौथे पे, नहीं तो पांचवें पे, नहीं तो छठवें पर, 5-6 के अंदर ही कहीं ना कहीं शिक्षा वेबसाइट होगी, जिसमें जिसको आपको ओपन कर लेना है। लेट्स से कि चौथे पे अगर, तो उसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करते ही मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्लियर है? चलो थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि जिसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, जिसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा आपको अच्छे तरीके से। तो हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन यूनिट की बात की जा रही है, यूनिट वाइज ही डिवीजन है। मैकेनिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा है। मैकेनिक्स में लगभग आप देखते हैं कि 11 चैप्टर आ जाते हैं स्टार्टिंग के, मतलब जो पहली बुक होती है क्लास 11th, अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं उसमें एक से तो क्या ही है, फिजिकल वर्ड छोड़ दो, तो सरल रेखा वाली गति है ना, 1 डायमेंशनल मोशन से लेकर के अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशन तक अगर मैं देखूं, हालांकि ग्रेविटेशन को अलग कर दिया जाता है लेकिन मैकेनिक्स का ही पार्ट हम मान के चल रहे हैं उसको। ग्रेविटेशन तक की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं कि है ना लगभग 11वां चैप्टर होता है ग्रेविटेशन। तो आप बात करें अगर तो बहुत बड़ा डिवीजन, बहुत बड़ा एक पोर्सन है, तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो चैप्टर है मैं आपको बता दिया है, सरल रेखा गति, फिर समतल में गति, इसके बाद गति के नियम, घर्षण, वृत्तीय गति, और इसके साथ साथ फिर आप बात करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की, सेंटर ऑफ मास जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं घूर्णी गति की। ठीक है, घूर्णी गति, ठीक है, जिसको आप स्थूल द्रव्य के यांत्रिक गुण भी बोल सकते हैं, स्थूल द्रव्य के, है ना, घूर्णी गति, तो जिसको आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, तो लगभग 8-9 चैप्टर हो जाते हैं, बहुत बड़ा पार्ट। हीट मतलब ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी लगभग 3 चैप्टर हो जाते हैं, जिसमें गैसों के अणुगत सिद्धांत वाला चैप्टर भी है, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका भी योगदान आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म मतलब 12th की बुक की बात करें तो 12th की बुक के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो आप पढ़ते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके बाद वैद्युत विभव एवं धारिता, इस तरह वैद्युत विभव एवं धारिता 2 चैप्टर ये हो गए। मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर आ जाते हैं। कौन कौन से चैप्टर बेटा? मैग्नेटिज्म में जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म में चैप्टर है गतिमान आवेश,
ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और उसके बाद चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो 4 चैप्टर मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हो जाता है। ये येलो वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एक पोर्शन बनता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसमें एसी चैप्टर भी इन्वॉल्व है, याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इन 3 चैप्टर को मिला के आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर आ जाते हैं। द्रव्य के जो द्वैत प्रकृति होती है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर, 4 चैप्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक भौतिकी जिसको आप बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर से मिला के एक ठीक ठाक पोर्शन आता है। 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, ठीक है। 2 चैप्टर हैं, किरण प्रकाश के और तरंग प्रकाश के। दोनों चैप्टर से मिलाकर के ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अब इसके परसेंटेज की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर मैं डिटेल में चलूँ तो मैकेनिक्स को अगर देखें तो मैकेनिक्स से 10 से 11 क्वेश्चन आपको क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, कि 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका परसेंटेज अगर मैं देखूँ, इसका अगर मैं परसेंटेज देखने की कोशिश करूँ कि कितना हो रहा है, तो ठीक है, ओके। सो मैकेनिक्स का परसेंटेज बनता है 30 से 35%, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे फिजिक्स में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, 30 से 35%। इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी मैं बात करूं तो इसका 28 से 33% के आसपास ये बनता है परसेंटेज, जहां पर आप देख सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की अगर आप बात करें तो ऑप्टिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं। तो आपको लगभग 4 से 10% आप बोल सकते हैं यहाँ पर, 4 से 10%। वैसे 4 से 10% बहुत अजीब सा लग रहा है बोलने में, तो लगभग 10% के आसपास, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कहाँ से कहीं से थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं, कहीं से कम पूछ लेते हैं, लेकिन 10% के आसपास रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2 और यूनिट की, तो अब देखेंगे वेव और थर्मोडायनेमिक्स की। अगर मैं बात करूँ वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका परसेंटेज बनता है 20 से 25%, ओके। तो एक काफ़ी अच्छा, ठीक है, अमाउंट है। और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 से 13% का इसका भी योगदान रहता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 3 से 4 कम लिखे गए हैं यहाँ पर, 3 से 4 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कई बार देखा गया है कि 6 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं मॉडर्न फिजिक्स से, क्योंकि अगर मैं परमाणु चैप्टर से 1 क्वेश्चन बात करूँ, नाभिक से 1 चैप्टर की एक चैप्टर है, दोनों से मिला के लगभग 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगले सेमीकंडक्टर से ही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3, 2, 5, 1, 6 क्वेश्चन के आसपास लगभग हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट होता है क्वेश्चंस का, एक अच्छा वेटेज बनता है। तो इस तरह से हमने बात की पूरे फिजिक्स की वेटेज की। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ फोकस करना है। तो ये 4 चैप्टर मिला के आसान से चैप्टर जो कि आपको 10 से 13% दे रहे हैं। वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे 2 एसएचएम चैप्टर भी है, 2 चैप्टर और 3, तो 3, 2, 5 चैप्टर हो जाते हैं। 6 चैप्टर मिला के 20 से 25%, और यहाँ पर ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर मिला के 4 से 10% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं तक बात हमारा रहेगा आज, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का इस वीडियो में आपको जो मैं बताना चाह रहा था, तो वो ये बताना चाह रहा था कि टाइम है अभी, थोड़ा सा प्रिपरेशन पर ध्यान जो आप दे रहे हैं उसको देते रहें, आगे चलते रहें, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, चीज़ें आपको सामने बता दी है मैंने किस प्रकार से हैं, और किस प्रकार से आप जो बचा हुआ टाइम है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, अपनी तैयारी के हिसाब से, ठीक है, सूझबूझ के हिसाब से चुनें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। वेटेज का ध्यान रखें, कहाँ से कितना पूछा जाएगा उस हिसाब से मेहनत करें। ज़बरदस्ती मेहनत ना करें कि आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े जा रहे हैं या आप सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़े जा रहे हैं, जबकि वहाँ से 3 क्वेश्चन ही आएंगे या 4 क्वेश्चन ही आएंगे। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इंग्लिश मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत आएगा कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ हिंदी में ये, ठीक है, हिंदी बोल रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, इंग्लिश से इतना नहीं भागना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।